एवरीवन, आज की क्लास का टॉपिक है ब्रिज वेव रेक्टिफायर। इससे प्रीवियस क्लास में हमने फुल वेव रेक्टिफायर का कंप्लीट स्टडी कर लिया था। वहाँ पे हम बात कर रहे थे अबाउट द सर्किट डायग्राम, वर्किंग प्रोसेस, रिपल फैक्टर एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में सिमिलरली एक और टाइप का हमें स्टडी करना है विच इज़ ब्रिज वेव रेक्टिफायर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है तो सबसे पहले आप ये देखो कि ब्रिज रेक्टिफायर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या देख रहे थे कि जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज़ में लेते हैं वो लेते हैं सेंटर टैप। कौन सा? सेंटर टैप। एक तो साइज में बड़ा होता है, सेकंड कॉस्टली होता है। ठीक है, ये दोनों ही ड्रॉबैक की वजह से एक नया रेक्टिफायर बनाया गया, उसे हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में व्हीट स्टोन ब्रिज का स्टडी करा है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज में जिस तरह से शेप होता है उसी तरह से यहाँ पर चार डायोड को चार डायोड को ब्रिज के फॉर्म में अरेंज करा जाता है। इससे एक तो साइज छोटा हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ ही इसकी कॉस्ट भी क्या हो गई, कम हो गई। करें शुरू। सबसे पहले आप ये देखो कि ब्रिज रेक्टिफायर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस ब्रिज सर्किट इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर ए स्पेशल सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। फुल वेव रेक्टिफायर में आप क्या ले लेते हैं, सेंटर टैप। बट ब्रिज वेव रेक्टिफायर में आपको सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर की नीड नहीं है। इसका क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो साइज रिड्यूस हो गया और इसके साथ साथ इसकी कॉस्ट भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, so in this rectifier we use four identical PN diodes. They are connected in a circuit like Wheatstone bridge. जिस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं, सिमिलरली उसी तरह से ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर डायोड कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे हमने लेबलिंग करी है D1, D2, D3 एंड D4। ठीक है, अगेन एसी सोर्स लिया है, एसी वोल्टेज सोर्स। आप इनपुट क्या डालोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट डालोगे। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट करंट मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, लोड रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पर हमने आरएल कनेक्ट करा है। ठीक है, तो इसी के अंदर आप सर्किट डायग्राम हेडिंग डालो और सर्किट डायग्राम हेडिंग डालने के बाद ये राइट डाउन करो। द फोर डायोड्स labeled D1, D2, D3 and D4 are arranged in series pairs with only two diodes conducting current during each half cycle. देखो यहाँ पे होता क्या है, हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की तो हमारे पास दोनों तरह के साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कितने डायोड कनेक्ट करे, चार ना। आपके पास कितने डायोड है, फोर डायोड है। तो हर एक साइकिल में केवल दो ही डायोड एक्टिव रहेंगे और दो डायोड इनएक्टिव रहेंगे। इसका मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, कि दो डायोड आपके फॉरवर्ड बायस में रहेंगे और दो डायोड आपके रिवर्स बायस में रहेंगे। ठीक है, तो इसी के अंदर नेक्स्ट आप सेकेंड पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ पावर सप्लाई डायोड D1 एंड D2 इन कंडक्टिंग स्टेट में है और इसके साथ साथ सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ करा है। यहाँ पे D1 और D2 को कंडक्टिंग स्टेट में बताया, इट मीन बोथ आर इन फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में है तो ड्यू टू D1 D2 आपको यहाँ पे करंट फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम आपको यही ड्रॉ करना है इसके लिए। एंड D3 एंड D4 आर इन रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में है तो ये क्या करेंगे, करंट को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या समझ आया कि इन चार डायोड में से केवल दो डायोड ही वर्किंग स्टेट में है और दो डायोड आपके रिवर्स बायस में है जो कि करंट को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, अब जिस तरह से फॉरवर्ड बायस में D1 D2 क्या है, कंडक्टिंग स्टेट में है, तो आप नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करोगे तो इसका जस्ट रिवर्ट हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में आप क्या बोलोगे कि D3 और D4 ये क्या है, कंडक्टिंग स्टेट में है और D1 एंड D2 आपका क्या है, रिवर्स बायस में। इट मीन बोथ आर ब्लॉक द करंट। तो इस तरह से हर एक हाफ साइकिल के अंदर
आपके केवल 2 ही डायोड वर्किंग प्रोसेस में रहेंगे और 2 डायोड आपके क्या रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल टू सप्लाई, डायोड D3 एंड D4 आर इन कंडक्टिंग स्टेट और सीरीज के अंदर कनेक्टेड रहेंगे। इसके साथ साथ ये D1 और D2 इनएक्टिव रहेंगे। इनएक्टिव रहेंगे इट मीन स्विच ऑफ रहेगा इनका, क्लियर है। और स्विच ऑफ है इट मीन दोनों ही आपके रिवर्स बायस में है, और रिवर्स बायस में है तो ये दोनों करंट को फ्लो नहीं होने देंगे। ठीक है। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इज द सेम डायरेक्शन एज बिफोर। जिस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर करंट फ्लो हो रहा था, उसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर भी करंट फ्लो होगा, क्लियर है। अगेन पल्सिंग करंट मिल रहा है आपको, जिस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर में मिल रहा था, हाफ वेव रेक्टिफायर में मिल रहा था, ठीक है। बट टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसी वजह से परफेक्ट डीसी फाइंड आउट करने के लिए इसके बाद आपको एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा विच इज फिल्टर, ठीक है। तो पहले आप इसको कंप्लीट करो। ये वेव डायग्राम बनाना है। किस तरह से बनाया वेव डायग्राम, इनपुट करंट क्या डाली आपने, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, ओनली डीसी करंट मिल रहा है। तो आपको डीसी करंट किस तरह से मिल रहा है, इस तरह से। 2 मार्क्स में आता है तो सफिशिएंट है, ठीक है ना। करें शुरू मैथमेटिकल। सबसे पहले हमने क्या करा, जो प्राइमरी कोइल है उस पे एसी पावर सप्लाई कनेक्ट करा है। एसी पावर सप्लाई कनेक्ट करोगे तो वैल्यू क्या लेके चल रहे थे, वी आई इक्वल टू वी एस साइन ओमेगा टी। सेकेंडरी कोइल पर नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास यदि स्मॉल एन है तो वहां पे वैल्यू ऑफ वोल्टेज किस तरह से डिफाइन करना है, नंबर ऑफ टर्न मल्टीपल प्राइमरी कोइल पे कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज है। तो V इक्वल टू एन वी एस साइन ओमेगा टी। एन वी एस को अगेन आप यहाँ पे कंसिडर कर लो Vm, ये हमने यहाँ पे Vm कंसिडर कर लिया। तो वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना निकल कर आ रहा है, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। वोल्टेज पता है तो करंट निकाल लोगे कैसे, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। तो I कितना हुआ, V इज डिवाइड बाय R। पुट द वैल्यू ऑफ V विच इज Vm साइन ओमेगा टी। अब देखो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या क्या पुट करना है। एक तो आपका शॉर्ट्स रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। दो दो डायोड आपका इसमें फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2RF लिख रही हूँ। दोनों में करेक्शन देखना। अब फुल वेव में हम केवल RF लेके चल रहे थे क्योंकि वहाँ पे एक ही डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा था। बट यहाँ पर आपके पास 4 में से 2 डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, 2RF लिखोगे, ठीक है, प्लस लोड रेजिस्टेंस विच इज RL। तो I कितना आया आपका, Vm साइन ओमेगा टी। क्या मैं इसको R लिख सकती हूँ, कैपिटल R लिख सकती हूँ ना। तो इसको हमने कंसिडर कर लिया कैपिटल R प्लस ये RL। Vm अपॉन R प्लस RL, इसको आप लिखो Im। तो आपके पास I कितना आया, Im साइन ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ करंट। अब ये कौन सी करंट है, ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल लिया। अब क्या करना है, टाइम पीरियड की फॉर्मेशन में डिफाइन करना है। तो कर देते हैं, कैसे करें, टाइम पीरियड कितना है आपके पास, 0 से लेके T/2 तक और T/2 से लेके T तक, ठीक है। तो इस वाले टाइम पीरियड में केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल काम कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल काम कर रहा है। इट मीन दैट टाइम हम करंट लेके चलते हैं बेटा यहाँ पे I1। I1 कितना आ रहा है आपका, Im साइन ओमेगा टी, ठीक है। और I2 कितना हुआ, 0। सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल की मैं बात करूँ तो I1 कितना है, 0, और I2 कितना होगा, माइनस का Im साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू ऑफ करंट हमने डिफाइन कर दी, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू ऑफ करंट हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। करंट पता लग गया तो अब आप रिपल फैक्टर निकाल लोगे। रिपल फैक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यूज पुट करो, सिंप्लीफाई करो। सिमिलरली एफिशिएंसी, इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है ना आपको। एफिशिएंसी के लिए आपको वोल्टेज का फॉर्मूला लेना है यूज में, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करो। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको, एग्जाम में आपको यही तक करके आना है, क्लियर है। बढ़ो आगे।
देखो v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, अपना भी यही आ रहा है। आई वन इक्वल टू वी बाय आर, वी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी वी एम साइन ओमेगा टी, आर हमने पुट कर दिया आर एस प्लस टू आर एफ प्लस आर एल। ठीक है, और ये जो टर्म है इसको हमने आई एम लिखा है, ये आई एम से डिफाइन कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आई टू यहाँ पे क्या है, 0। आई टू 0 क्यों लिया है, इसका रीजन पता है ना, क्योंकि मैंने टाइम पीरियड डिफाइन करा है 0 से t बाई 2 के बीच का, और इस टाइम केवल 2 ही डायोड आपके फॉरवर्ड बायस में है, रिमेनिंग 2 डायोड आपके रिवर्स बायस में है। जो रिवर्स बायस में है उनसे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने आई टू डिफाइन करा है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में केवल आपके 2 ही डायोड वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए करंट क्या है, आई वन है, तो आई टू ऑटोमेटिक कितना हो गया, 0। फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल उसका टाइम पीरियड क्या होगा, t बाई 2 से t तक, तो इसके लिए आई वन कितना है, 0। आई वन 0 लेना है और आई टू कितना लेना है, माइनस का आई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर है। रिपल फैक्टर निकालना और बताना मुझे कमेंट करके कितना आ रहा है। इफिशिएंसी बताना कि इफिशिएंसी कितनी आ रही है, और वोल्टेज रेगुलेशन भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। प्रोसेस सेम रहेगा जिस तरह से आपने फुल वेव रेक्टिफायर में निकाला। अब देखो, एडवांटेज तो पता लग गए कि फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज में ले रहे हो, उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर का भी तो कोई ना कोई ड्रॉबैक होगा ना, ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी चीज़ आइडियल बनी हुई है। तो कई बार एग्जाम में इसके ड्रॉबैक भी पूछ लेता है। अब ड्रॉबैक क्या है वो राइट डाउन करो। डिसएडवांटेज ऑफ ब्रिज वेव रेक्टिफायर। देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी कि हम जो भी डायोड लेके चल रहे हैं उनका कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन, और सीरीज कनेक्शन में हायर वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 डायोड को फॉरवर्ड बायस में लिया है और 2 को रिवर्स बायस में लिया है। ठीक है, जब 2 डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही डायोड से करंट फ्लो हो रहा है, दोनों ही डायोड से करंट फ्लो हो रहा है और सीरीज में कनेक्ट है, तो वहां पे क्या होगा, हायर वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ ब्रिज वेव रेक्टिफायर आर द हायर वोल्टेज ड्रॉप, कितना है, अराउंड 1.2 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन, क्योंकि जो डायोड है वो 2 सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, या तो फिर जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ हम बात करें सिलिकॉन का, तो 1.2 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ही रिप्रेजेंट कर रहा है, because current passes through two diode in series and the associated higher cost and increased power loss, heat generation, and making it less ideal for the low voltage application where output voltage need to be maximized.